हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रीना अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी कैप्सूल में आप सबका स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, आज मैं सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक क्या लेकर आने वाली हूँ जिसमें बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। इंटरेस्टेड टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो बच्चों, एक चीज कॉन्सेप्ट समझो। हम बिजनेस चलाते हैं, हमारे बिजनेस में बहुत तरीके के एसेट्स हम यूज करते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। जिन एसेट्स की नीड होती है, जैसे कि आपकी करंट एसेट्स हैं, आपकी फिक्स एसेट्स हैं। अभी करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में डिफरेंस तो आप सभी को पता होगा। करंट एसेट्स वो होती हैं जिनको हम 1 ईयर के बीच में कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में। फिक्स एसेट्स वो होती हैं जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं। आप देखो, फिक्स एसेट आप कोई परचेज करके लेते हो, कोई भी फिक्स एसेट, जैसे कि आपका फर्नीचर हुआ, आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गया, आपका प्लांट हो गया, आपका मशीनरी हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया, ये सब आपके फिक्स नेचर के होते हैं जिनको आप एक बार परचेज करते हो तो लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टाइम मतलब कि आप कम से कम 5 साल 10 साल तो उसका यूज करते ही करते हो। ठीक है। अब जब आप उन एसेट्स को परचेज करके लाते हो मार्केट से, और सपोज दैट आप 1 ईयर के बाद उसको सेल करने का नंबर आता है, आपने सोचा कि मैं इस मशीन को सेल करते हूँ, तो क्या आपने उस ओरिजिनल कॉस्ट पे जिस पर आपने परचेज किया था उसी कॉस्ट पर आप सेल करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू घट जाती है। तो वो जो घटी हुई वैल्यू होती है, वो जो माइनस वैल्यू होती है, रिड्यूस वैल्यू होती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन किन वजह से लग सकता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन में हम कौन कौन से टर्म्स का यूज करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस वजह से डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट्स के ऊपर, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा और सभी कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर कीजिएगा। देखो बच्चों, अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन हमारे फिक्स एसेट्स पे कंटिन्यूअसली लगने वाला और परमानेंट नेचर होता है, जो कि आपकी एसेट चाहे खड़ी रहे या आप उसका यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट डजंट मैटर। वो डेप्रिसिएशन आपके फिक्स एसेट्स पे लगता ही लगता है, बेशक आप उसका यूज करो या मत करो, कांस्टेंट तरीके से डेप्रिसिएशन लगता ही है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक कॉमन नॉलेज वाला वर्ड है जो कि फिक्स एसेट्स पर लगता है, ना ही किसी करंट एसेट्स पर लगता है, ना ही किसी इनटेंजिबल एसेट्स पर लगता है। ये सिर्फ आपकी टेंजिबल एसेट्स पर ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आपकी प्लांट्स हो गई, फिक्स एसेट है, मशीनरी है, आपकी बिल्डिंग है, आपका फर्नीचर है, ये सब धीरे धीरे आपकी वैल्यू को कम करता है। ठीक है। धीरे धीरे हर साल, डे बाय डे या ईयर टू ईयर, इसकी वैल्यू को कम करता है। ठीक है। जब हमारी एसेट पुरानी होती जाती है या फिर वो एसेट हमारे कांस्टेंट यूज की वजह से खत्म होने लगती है, उसका यूज कम होने लगता है। देखो, आपने देखा होगा जब हमारी कोई मशीनरी हम घर में भी परचेज करके लाते हैं, जैसे आपने वॉशिंग मशीन परचेज की, आपने 1 साल सही से काम किया, 2 साल सही से काम किया, 3 साल सही से काम किया, चौथे साल में क्या हुआ? धीरे 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 जब वो मशीन बूढ़ी होने लगी, आपने उसका कांस्टेंट यूज किया, तो क्या हुआ? उसमें रिपेयरिंग लगने लगी। तो जैसे जैसे वो मशीनरी ओल्ड होने लगी है, तो आपका उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होने लगती है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगता किस वजह से है? आप किसी भी फिक्स एसेट्स को कांस्टेंट यूज कर रहे हो, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, उससे वैल्यू घटती है एसेट की। उसके बाद उसकी जो टाइम होता है वो एक्सपायर हो जाए। कोई एसेट आप खरीद के लाए थे, 10 साल उसकी एक्सपायरी डेट है, तो 10 साल के बाद उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, वो आपके बिजनेस के पर्पज से यूज नहीं होगी, वो वेस्ट हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। तो उस तरीके से भी डेप्रिसिएशन लगता है। नेक्स्ट, बाय एक्सपायरिंग ऑफ लीगल राइट्स, उसका लीगल राइट्स खत्म हो जाए, या फिर ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? वो एसेट, भाई डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, सारी तरीके की जो मशीनरीज हैं वो डेवलप हो रही हैं, अच्छी अच्छी टेक्निक्स आने लगी हैं। जो मशीनरी आप पहले यूज करते थे अपने प्लांट या मशीनरी प्लांट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज चेंज होने की वजह से नई नई टेक्निक्स आ गई। भाई मॉडर्न एज है, डे बाय डे टेक्निक्स नई नई आ रही हैं। जब नई नई टेक्निक आ गई तो इस मशीनरी का प्रचलन खत्म हो गया, उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। नेक्स्ट, किसी एक्सीडेंट की वजह से, भाई आप अपनी फैक्ट्री में कोई मशीनरी यूज करते थे, बाय चांस आग लग गई या बाय चांस भूकंप आ गया, कोई भी कुछ भी हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंटली वो मशीनरी खत्म हो जाती है, वो फिक्स एसेट्स आपकी खत्म हो जाती है, तो एक्सीडेंट के थ्रू भी आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिप्लेशन। डिप्लेशन किसे कहते हैं? डिप्लेशन वर्ड को, इस पर्टिकुलर डिप्लेशन वर्ड को हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस वर्ड को हम कहते क्या है, ये किस चीज पर लगता है। देखो यहाँ देखो, the term depletion is used for the measure and the record of exhaustion of the natural resources। depletion word जो है वो natural resources पर ही लगता है, और किसी पे natural resources कौन से होते हैं? जैसे कि आपका ऑयल वॉल्स हो गया, क्वेरीज हो गए, माइंस हो गई। देखो, कोयला है,
कोयले की खादान होती है, ऑयल है, आपका जमीन के नीचे से निकाला जाता है। जो नेचुरल रिसोर्सेज से यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेज को घिस कर या नेचुरल रिसोर्सेज की गोद से कोई चीज निकाली जाती है, वो डिप्लेशन, वहां पर हमारा डिप्लेशन वर्ड यूज होता है। आप कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, आपका पेट्रोल है, ठीक है, आप पेट्रोल को जब जमीन से निकालते हो, जब उसका कंटिन्यूअसली यूज होने लगता है, बार बार उस जगह से आप पेट्रोल निकाल रहे हो, ऑयल निकाल रहे हो, तो एक टाइम पर आकर क्या होता है कि उस नेचुरल रिसोर्सेज से उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, यानी वहां से उतना ऑयल नहीं निकलता है जितना पहले निकलता था। ठीक है, तो यहीं पर आपको बता, अब ये एक चीज याद रखना कि डिप्लेशन वर्ड और डेप्रिसिएशन वर्ड दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीजें कैसे हैं? डिप्लेशन वर्ड आपके नेचुरल रिसोर्सेज पर लगता है, डेप्रिसिएशन वर्ड आपके फिक्स एसेट्स पे लगता है। ठीक है, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिप्लेशन डिफरेंट फ्रॉम द डेप्रिसिएशन बिकॉज डिप्लेशन रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, डिप्लेशन जो होता है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को कम कर देता है, मतलब आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। ठीक है, और एक टाइम के बाद वो खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, आपका और जो डेप्रिसिएशन वर्ड है वो क्या करता है? जो एसेट है आपकी, उस एसेट की कैपेसिटी, यानी वो एसेट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आपको प्रोडक्ट बनाकर दे रही है, तो वो प्रोडक्ट बनाने की जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, वो डेप्रिसिएशन होता है। और नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम होना डिप्लेशन होता है। आपको समझ में आ गया डिप्लेशन वर्ड किसे कहते हैं और डेप्रिसिएशन वर्ड किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अब देखो बच्चों, जो डेप्रिसिएशन वर्ड हम यूज करते हैं उस पर हमारे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले हमारा जो डेप्रिसिएशन था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में लेवी करता था, लेकिन अब नई तरीके से आने के बाद में जब स्टैंडर्ड्स नए मॉडिफाई हो जाते हैं तो हमारा अब नया चलता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जो कि आपका पीपीई यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर हम अपने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अभी आपने डिप्लेशन वर्ड यूज किया, देखो डेप्रिसिएशन वर्ड आपने पढ़ लिया, डिप्लेशन वर्ड आपने यूज कर लिया। डेप्रिसिएशन आपके फिक्स एसेट्स पर कैलकुलेट किया जाता है, डिप्लेशन वर्ड आपका नेचुरल रिसोर्सेज पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कहते हैं जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम फील कर सकते हैं, सिर्फ टच नहीं कर सकते, जिनको हम फिजिकली सोच नहीं सकते, जैसे कि आपका पेटेंट है, आपका कॉपीराइट है, आपका ट्रेडमार्क है एंड गुडविल है। इस तरीके की एसेट जो आपको फिजिकल तरीके से नहीं दिखाई देती हैं, उनकी वैल्यू पर जो लगता है उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो या अमोर्टाइजेशन की वैल्यू हो या फिर हमारी किसी भी तरीके का डेप्रिसिएशन हो, हमेशा हर साल हम उसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स पर राइट ऑफ करने वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट टर्म आता है आपका dilapidation। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द अमाउंट दैट मे बी नीडेड टू पुट एज अ एसेट इन द ओरिजिनल कंडीशन। देखो, आपने अपने घर को रेंट पर दिया, ठीक है, रेंट पर दिया, आपने क्या किया, अब 10 साल बाद या 5 साल बाद रेंट जब आप जो आपके रेंट पे रहने वाले लोग थे वो आपका घर खाली करके चले जाते हैं। ठीक है, अब जिस कंडीशन पे आपने उनको घर दिया था, जब वो खाली करके गए, क्या वो उसी कंडीशन में मिलेगा? नहीं, आपको पेंट भी कराना पड़ेगा, आपको कुछ फर्नीचर भी ऐड करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी मरम्मत भी करानी पड़ेगी घर में। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इतना सारा पैसा इकट्ठा मैं खर्च करूंगी, दूसरे लोगों को रेंट पे देने से पहले ये सारी चीजें मुझे कंप्लीट करके देनी पड़ेंगी उनको। ठीक है, तो इतना सारा अमाउंट मैं एक साथ खर्च नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा रिजर्व करके रखती हूँ, ताकि मैं अपनी एसेट की वैल्यू को ओरिजिनल कॉस्ट पे वापस ला पाऊं। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे वापस लाने के लिए जो अमाउंट खर्च किया जाता है, जो अमाउंट रिजर्व करके रखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं डेलिपिडेशन। इट इज द अमाउंट दैट मे बी नीडेड टू पुट द एसेट इन द ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, ओरिजिनल कंडीशन पे लाने के लिए जिस अमाउंट की जरूरत होती है उसको बोलते हैं। लीज होल्डर ऑफन सेट असाइड सम अमाउंट ईच ईयर टू प्रोवाइड डेलिपिडेशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डेलिपिडेशन इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द लीज प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आप लीज पर दे रहे हो, यानी जो प्रॉपर्टी आप रेंट पर दे रहे हो, उसकी वैल्यू के अंदर आपके डेलिपिडेशन की वैल्यू जो है वो ऐड करके ही बताई जाती है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट अब देखो एलिमेंट्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम पर, वो चीजें हमें यहाँ देखनी है। देखो, पहला आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट।
एसेट की कॉस्ट के बगैर तो आप कोई चीज कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ एसेट, जितने में आपने उस एसेट को परचेज किया था। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। आपने उस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी कैलकुलेट करी है। आपने ये सोचकर चला कि मैं एक मशीनरी परचेज करके लाती हूँ, हो सकता है वो मशीनरी मेरी 10 लाख चले, 10 साल तक चले, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 10 साल सोचा और वो 10 साल ही चले। हो सकता है वो बीच में खराब हो जाए, है ना, 5 साल ही चले, 6 साल ही चले। और हो सकता है कि जो मैंने 10 साल सोची थी वो हो सकता है 12 साल चल जाए, 15 साल चल जाए। तो ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जो आपको मानकर चलनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपका ईयर 10 साल की जगह 8 साल में ही खत्म हो गई उसकी लाइफ, तो आप अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में आप 8 ईयर ही कंसिडर करोगे, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, ये क्या होती है? जब आपकी एसेट यूजलेस हो जाती है, आपकी मशीनरी खत्म हो गई, अब उसका प्रोडक्शन, अब वो कोई भी प्रोडक्ट बनाने की हालत में नहीं रही, तो क्या करोगे? आप उस एसेट को ऐसे तो नहीं छोड़ दोगे, चाहे कबाड़े में ही बेचोगे, भंडार वाले को ही दोगे, लेकिन आप उसको दोगे तो सही, कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा उसका। आपने ये एस्टिमेट लगा के रखा कि जब मेरी मशीनरी ये यूजलेस हो जाएगी, जब वो मुझे प्रोडक्शन करके नहीं देगी, तो मैं उस एसेट को कितने अमाउंट में सेल करूंगा, वो भी एक एस्टिमेट लगाकर हम चलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। फिर जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का नंबर आता है, तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एसेट में हम सिर्फ मशीनरी परचेज करने की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। हम मशीनरी परचेज करके लाए, सपोज दैट मैंने 10 लाख की मशीनरी परचेज की, उसको लाने में भाई मशीनरी बहुत भारी थी, मुझे लेबर लगानी पड़ी, ठीक है, तो लेबर को भी मैं पैसा दूंगी, राइट। जब मेरी मशीनरी प्लांट में लेकर आई तो उसको इंस्टॉलेशन भी कराना पड़ा, मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़े मुझे, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट करने में बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़े मुझे। वो सारी चीजों में जो कॉस्ट आई, वो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट मानी जाएगी। उस एसेट के अंदर वो जितने भी मेरे खर्चे होते हैं, जितने मैंने उसमें एक्सपेंस किए, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आपने फर्स्ट टाइम मशीन को परचेज करते टाइम पे जो खर्चे किए हैं, वही खर्चे सिर्फ इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। आपके यूज लाइफ में जो यूज हो रहा है एसेट का, उस टाइम पर अगर आपने कोई खर्चा किया है, यानी ड्यूरेशन ऑफ द एसेट, ठीक है, आपने उस टाइम पर अगर कोई खर्चा किया है, तो वो आपका इसमें यूज नहीं होगा। 2 साल बाद, आप 3 साल बाद, अगर आपकी मशीनरी यूज होते होते खराब हो जाती है, आप उसमें रिपेयरिंग करवाते हो, तो वो रिपेयरिंग का जो खर्चा है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में सिर्फ वही वैल्यू, वही एक्सपेंसेस को इंक्लूड किए जाते हैं जो आपने एज अ परचेज टाइम पर किए थे, ठीक है। तो आपको डेप्रिसिएशन का समझ में आया। अब मैं आपको डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, वो आपको करवाऊंगी। हमारे 11th क्लास के सिलेबस में सिर्फ हमारे 2 ही मेथड फॉलो करने हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल करने हैं, वही चीज हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी समझेंगे। अभी तक आपको मैंने थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट करवाया है, थ्योरी पोर्शन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। आप अगर इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ओवरऑल जब आप इस डेप्रिसिएशन के थ्योरी को अगर आप अच्छे से समझ गए हो, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कल हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, जो कि हर बच्चों को अच्छे से पसंद आता है, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।